राजनीति कर दीदी क्या अपना किला बचा पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, शाह की बंगाल नीति, घबरा गई है दीदी? सवाल आज पूछ रही हूं कि भड़काऊ बयान, नुसरत की नफरत वाली राजनीति सामने आ रही है क्या? सवाल आज ये कि वोट के लिए अल्पसंख्यकों को डरा रही है टीएमसी, क्योंकि अल्पसंख्यकों के उल्टे काउंटडाउन की बात क्यों कर रही है? सवाल आज ये कि अल्पसंख्यकों को डराएंगे, सियासत चमकाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे? और सवाल आज महाभारत में यह भी कि सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाएंगी दीदी? मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता यासिर जिलानी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट फैज खान। मेरे साथ जुड़ेंगी वकील और सोशल एक्टिविस्ट सुबूही खान। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी का पक्ष रखते हैं बादल देवनाथ। थोड़ी देर में तौसीफ अहमद खान और हाजिक खान जुड़ेंगे। मैं शुरुआत कर लेती हूं आपके साथ बादल जी। बादल जी, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूं। कोरोना वायरस का ट्रक आप जाने नहीं देते हैं और दूसरी पार्टी को कोरोना से घातक बताते हैं। मुझे ये बताइए, ये बयान सत्ता से निकल जाने का डर दिखा रहे हैं क्या बादल जी? देखिए मैडम, एक घबराई हुई तो ममता बनर्जी नहीं, घबराई हुए मोदी, घबराई हुए अमित शाह, घबराई हुई है बीजेपी के हर कार्यकर्ता, क्योंकि 2024 में मोदी जी यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से तो सीट तो ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए ममता बनर्जी को 6 महीने से पहले से, चुनाव से 6 महीने से पहले से टारगेट कर रहा है। और नुसरत ने जो बात कहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, टारगेट कर रहे हैं मतलब यही बात है, बार बार कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं ये नेता ममता बनर्जी को। सुनिए ना, मैं खत्म आपका। हाँ, चलिए बताइए। टारगेट कर रहे हैं ममता बनर्जी को। खत्म करने दीजिए। आपका सवाल का जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। ममता, दिलीप घोष, नुसरत जी जो कहा, दिलीप घोष वही बात हर दिन बोल रहे, टीएमसी कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है। दिलीप घोष हर दिन कह रहे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बोल रहे, टीएमसी कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है। आप ट्रक नहीं जाने देते हैं ना, आपको लगता है आप ही मैनेज कर लेंगे? बादल जी, आप ट्रक नहीं जाने देते, आप वायरस, आप वैक्सीन के ट्रक रोकते हैं, इसीलिए ये बातें आती है। लेकिन मैं इस वक्त मजाकिया अंदाज में नहीं पूछ रही हूँ। मैं यासिर जिलानी जी, मैं सीधे सिर्फ कोरोना वायरस से कंपैरिजन की बात नहीं है, ये कहना कि अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यासिर जिलानी साहब, ये सीधे तुष्टीकरण है कि नहीं है? आप एक धर्म के लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई आपकी तो छुट्टी हो जाएगी अगर ये आ गए सत्ता में? यासिर साहब, देखिए, ये टीएमसी का जो दोगला चरित्र है, मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ा है, वो पिछले 3 से 4 महीने में जो घबराहट है वो दिख रहा है। बादल देव, हंसिए मत, बंगाल की जनता आप पे हंस रही है। आपने बंगाल में जो तुष्टीकरण का एक बड़ा प्रकाशा बना दिया है, उदाहरण के तौर पे आपने धार्मिक आधार पे जो लोगों को अलग करा है, ये बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में आपसे बदला लेगी, सत्ता विहीन कर देगी आपको। टीएमसी सत्ता से बाहर हो रही है और भारतीय अच्छा बादल जी एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बादल देवनाथ जी, एक मिनट, मैं यासिर जिलानी जी का पक्ष जान लूं। बादल जी, आपने बात करी, यासिर जी तो बीच में नहीं आ रहे थे। अब अगर आप बार बार किसी को टोकेंगे तो ऐसा लगेगा डरे हुए हैं बादल देवनाथ, और अगर डरे नहीं है तो सुनिए यासिर जी को। डरे हुए हैं, नुसरत डरी हुई है और खुद दीदी ममता बनर्जी डरी हुई है। उनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नुसरत का जो अब तक का चरित्र है वो सामने दिख रहा है। पहले तो आप ढोंग कर रही थी, धर्मों को आप प्रचार प्रसार कर रही थी, इसका मतलब वो ढोंग था। अब आपको चुनाव के सामने ये दिख रहा है कि आप हार रहे हैं, तो आपने वही तुष्टीकरण का आपने हथियार अपने हाथ में ले लिया, तलवार उठा लिया और मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया। आपका जो वोट बैंक है तुष्टीकरण का सबसे बड़ा मुसलमान, उसको आप डराइए मत। इस बार आप बिलीव करें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां का मुसलमान जा रहा है और आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। बादल देव, ये आप
समझने में या तो समझ नहीं पा रहे या समझने में मैं एक बार आपको तौसीफ जी प्रॉब्लम के हो पास, रही बादल है। जी मैं आ रही हूँ आपके पास, तौसीफ जी के पास मैं जा रही हूँ। तौसीफ जी मुझे ये बताइए कि इतने समय ममता दीदी का राज रहा, आपने क्या किया है ऐसा कि कोई सत्ता में आए, कोई भी आए, वो अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू करवा सकता है? इस देश में ये होगा क्या? तौसीफ जी नहीं, देखिए, अगर आज जिन लोगों को इस बात से आपत्ति है तो वो लोग पिछले 6 साल से आपत्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, जब बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदू खतरे में है और मुसलमान आ जाएंगे सत्ता में और हिंदू खतरे में। ये जो डेली हिंदुओं को डराने का काम नहीं, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? लोग खामोश ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये बयान बताइए मुझे, किसने दिया है? ये जो आप कह रहे हैं, जो शब्द आपने प्रयोग किए, वो बयान किसने दिया? तौसीफ जी मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, आपने जो बयान कहा वो किसने कहा? जो मेहमान, अरे मैं बता रहा हूँ, रागी है और नहीं, ऐसे मत बताइए तौसीफ जी। आपने आपकी सांसद ने एक पार्टी पर आरोप लगाया है, वो लगा सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लाइसेंस सबको है, सब आकर बोलिए। लेकिन तौसीफ जी मैंने आपसे पूछा, आपकी पार्टी की सांसद कहती है, नुसरत भी बोलेगी। नहीं तो वो गलत बोल रही है क्या? आप बोलिए, फिर गलत बोल रही है, आप बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए, आप बोलिए, उनका अपना बयान है, हमें नहीं पता है। बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि हिंदू खतरे में है। मैंने कहा किसका बयान है? आप बीजेपी के नेता का नाम बताइए जिसने वो कहा जो आपने कहा अभी शो में। मुझे नाम बताइए और बताइए किसने कहा। ये बेकार की बात मत करिए, क्योंकि जिसने कहा मैं उससे भी सवाल पूछूंगी। मैंने आपको नाम आपने नहीं सर, वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता नहीं है। आई एम सॉरी तौसीफ जी, वो बीजेपी के नेता नहीं है। आपके चैनल एक मिनट, अरे सर प्रोफेसर सर, मैं आपको सच बताऊंगी, वैसे वो आज है नहीं महाभारत में, लेकिन जब आएंगे बताऊंगी कि उनकी गूंज पश्चिम बंगाल तक है। सर आपको उससे आपत्ति क्यों नहीं हुई? नहीं सर, मुझे हर उस बयान पर आपत्ति है, मुझे हर उस बयान पर आपत्ति है जो इस तरह से किसी भी धर्म को टारगेट करेगा। उठाइए, आप ये मत बोलिए, लेकिन आप ऐसे हुलजलूल, बीजेपी के नेता नहीं है वो, और बीजेपी के नेता अगर इस तरह के बयान देंगे तो आप मुझे बताइए कौन बोल रहा है। मैं सवाल करूंगी, संजू जी आ गई है, एक मिनट मैं संजू जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए, संजू जी के पास में जा रही हूँ। संजू जी सर, एक मिनट रुक जाइए। संजू जी, ये बयान लगाना और ये कहना कि बीजेपी एक पार्टी कोरोना वायरस से भी घातक है, अल्पसंख्यकों का उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर पश्चिम बंगाल में आ गई पार्टी। मुझे ये बताइए, अल्पसंख्यकों को डराकर राजनीति होगी अब? सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की जो आज तक की राजनीति रही है वो हिंदू फोबिक रही है। बीजेपी एकमात्र ऐसी नेशनल पार्टी है जो सही ढंग से सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है, सूडो सेक्युलरिज्म में नहीं, और हम इस्लामोफोबिक नहीं है। पर ममता बनर्जी और नुसरत जहां से मैं पूछना चाहती हूँ, आप अल्पसंख्यकों के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। अरे हिंदुओं को तो आपने हनुमान जयंती मनाने नहीं दी बंगाल में, हिंदुओं को रामनवमी मनाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती थी। बंगाल में सुचारिता जी एक गांव है नल्हाटी, जो बीरभूम जिले में आता है, वहां 3000 हिंदू परिवार हैं जिन्होंने 2012 से पिछले 9 सालों में उन्होंने आज तक दुर्गा पूजा नहीं मनाई। और ये ममता बनर्जी के जो नुमाइंदे हैं, ये टेलीविजन पर आकर भाषण देते हैं कि हम सेक्युलर हैं, बीजेपी कम्युनल है, हम इनसाइडर है, बीजेपी आउटसाइडर है, हम प्रो डेवलपमेंट है, बीजेपी एंटी डेवलपमेंट है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, कल कैलाश विजयवर्गीय जी, दिलीप घोष आपके चैनल पे थे, आप लोगों ने खुलासा किया था कि शताब्दी रॉय भी शायद तृणमूल छोड़ने वाली है। जी पार्टी तो छोड़ दी है, पार्टी तो छोड़ दी है। अब तौसीफ जी बताएंगे क्या है? तौसीफ जी बताएंगे उसके पीछे कारण क्या है? वो एक और बहस है, हर रोज एक नेता छोड़ रहा है पार्टी, वो एक और बहस है तौसीफ जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक मिनट बादल जी मैं उसके बाद सुबुई भी हमारे पास आ गई है, मैं फैज आपके पास आ रही हूँ। फैज जी मुझे ये बताइए कि ये किसी को कहना कि अगर ये लोग आ गए तो एक धर्म के लोगों की के लिए उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, ये डराना है,
ये डराना है। और हम कहते रहे हैं कि राजनीति में डराने की राजनीति बहुत पहले से होती है, लेकिन ये तो खुलकर कहा जा रहा है अगर ये आ गए तो दंगे होंगे, अगर ये आ गए तो देखिए किस तरह से उल्टी गिनती शुरू होगी। सुचेता जी, ये जो बात की पुरानी रीति है और नुसरत जहां का बयान संविधान के खिलाफ भी है और इस्लाम के खिलाफ लेकर आप किसी का वोट नहीं ले सकते, संविधान के खिलाफ है। और इस्लाम ये कहता है कि ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो, और नुसरत जहां ये कह रही है कि ऐ मुसलमानों मोदी से डरो, भाजपा से डरो, संघ से डरो। भाई मोदी से मुसलमान क्यों डरेगा? ना दूरी है ना क्यों डरेगा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। नुसरत जहां इस्लाम विरोधी भी हो, संविधान विरोधी भी है। डर इनको किस बात का, उस बात को समझ लीजिए। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ममता बनर्जी अपने पत्रकारों के साथ विदेश गई तो उनके निकट के पत्रकार चांदी का चम्मच चोरी करते हुए पकड़े गए। तो ये चोरी का धंधा जो बंगाल में इन लोगों ने मचा के रखा हुआ है, रोहिंग्या लोगों को बसाने का धंधा, बांग्लादेशियों को घुसाने का धंधा, वो हत्या का धंधा, रामनवमी का विरोध करना, दुर्गा पूजा का विरोध करना, ये सब जो धंधे ये लोग मचा के रखे, ये सब चोरियां खत्म होने वाली हैं। इसलिए मुसलमानों में भय का माहौल लाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं, कितनी मस्जिदें वहां पर आग लगाई गई, ऐसी कोई खबर आई क्या? किसी मुसलमान की दुकान को लूटा गया, ऐसी कोई खबर आई क्या? किसी मुसलमान बच्चे को स्कूल में एडमिशन से, स्कॉलरशिप से रोका गया, ऐसी कोई खबर आई क्या? बल्कि नई उड़ान, हाजिर खान जी, हुनर हाट, ये डर यही लग रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप एक पार्टी के लिए आप सियासी बयानबाजी कीजिए सर, वो तो राजनीति का हिस्सा है, उससे मैं तो किसी को रोक नहीं सकती हूँ और वो सब पार्टियां करती हैं। लेकिन आप एक धर्म के लोगों में डर बिठाने की कोशिश करते हैं, ये बोलने की कोशिश करते हैं कि सत्ता में आए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। मैं कैसे देखूं इस बयान को? देखिए मैडम, नुसरत जहां जी जो बयान दे रही हैं बहुत छोटा बयान है उनका और देश हित में बयान नहीं है, ये मैं कहूँगा। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी को और नुसरत जहां को, टीएमसी को बंगाल में चुनाव लड़ना है तो उन्होंने 10 साल शासन किया है, उस शासन के नाम पर चुनाव लड़े, न मुसलमानों को। रही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या कोई और हो, हिंदुस्तान के मुसलमान न तो किसी की भीख पर हैं, बल्कि इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इस देश से रहने वाले, इस देश में ही रहेंगे। किसी को नुसरत जहां जैसी पॉलिटिशियन आएंगे और जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी आएंगे और जाएंगे, देश हिंदुस्तान एकता के साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। और इस शेर से हम इनको चेतावनी देते हैं कि तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। हाँ। और ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं है। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा ये निजाम चलेगा, ये दुनिया चलेगी। और जिस दिन हम नहीं रहेंगे, हमें डराने वालों, साहब को बताइए ना जो आपके बगल में मुझे नजर आ रहे हैं विंडो में, हमें ये जो फासले हैं, हमें डराने वालों ये समझ लो, ना हम नहीं रहे तो दुनिया नहीं रहेगी। सब एक बराबर है। जैसे महाभारत के इस शो में तस्वीरों में एक बराबर है, वैसे ही देश को उन्नति की तरफ ले जाना है, देश को विकास की तरफ ले जाना है, देश को अगर दुनिया की सुपर पावर बनाना है तो हमें सबको एक साथ चलना होगा, एक जगह होना होगा। भारत माँ की दुआ के हिंदू और मुसलमान, भारत माँ की दुआ के हिंदू और मुसलमान, और एक आंख को अगर कोई फोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसके हाथ को तोड़ देंगे और भारत माँ की आंख को काड़ा नहीं होने देंगे। बोलिए बोलिए। हाँ। नुसरत ने जो बात आज कहा है उसको वो बात 6 साल से पहले कहना चाहिए था। अगर 6 साल पहले नहीं तो कम से कम 2019 में जब वो इलेक्शन लड़ रही थी उस वक्त कहना चाहिए था। ये तो बोलने में उन्होंने ये बात देरी कर दिया। अच्छा। क्योंकि पिछले 6 साल से बीजेपी बोल रही है हिंदुस्तानियों को कि हिंदू खतरे में है। अब जब बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में तो कोई खड़ा होकर आप तौसीफ साहब फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने शो की शुरुआत में आपको चैलेंज किया, आप एक नाम मुझे बता नहीं पाए, आप मुझे एक नाम बता नहीं पाए, फिर आपने गूगल किया, अब आप 2-3 नाम लेकर, सुनिए यासिर जिलानी साहब, ये कौन से नाम है भाई? ये इन्होंने आते ही मुझे किसका नाम बताया? प्रोफेसर रागी शो में है भी नहीं, उनका नाम बता रहे हैं। मैं तो आपके सांसद का नाम बता रही हूँ, क्या कहे जा रहे हैं आप जिलानी साहब? आप लोग समर्थक जो बैठे हुए हैं, ये इनके दिमाग में तुष्टीकरण इतनी हावी है कि हमेशा इन्हें लगता है कि मुसलमानों को टारगेट करते रहो,
मुसलमानों को धमकाते रहो, मुसलमानों को खौफ दिखाते रहो। पहले इन्होंने 80 से पहले इन्होंने भारतीय जनसंघ का दिखाया, 80 के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दिखाया। देखिए अब ये आपका जो चरित्र और चेहरा है ना, तो आसिफ साहब और बादल देव, ये जनता ने देख लिया है। और आप मुसलमानों को कब तक डराते रहेंगे, कब तक उन्हें हाशिए पे रखेंगे? उन्होंने डराते डराते तो आपने उनको जीरो कर दिया है। लेकिन अब ये आपकी जो राजनीति है ये चलने वाली नहीं है। नौजवान मुसलमान आपके इस करतूत को समझ रहा है और वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी की बनी हुई सेंट्रल की सरकार में एक जो उसकी आस्था है, उसका जो यकीन है, जिलानी साहब आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जिलानी साहब कर लेते हैं। मैं एक बार सुबुही के पास जा रही हूँ। सुबुही, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा दुरुस्त कर लेती हूँ, ऑडियो में कुछ दिक्कत है। सुबुही, मुझे ये बताइए, आपको अगर इस देश में कोई ये कहे कि आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, मैं आपसे पूछ रही, कोई मुझे ये कहे तो मुझे डरा रहा है कि नहीं डरा रहा है? और क्यों? क्योंकि आपको सत्ता में वापस आना है, आपको वापस कुर्सी पर काबिज होना है, इसलिए आप मुझे डराएंगे। जी जी, देखिए सुचरिता, डर से हमेशा दो चीजें होती हैं, या तो इंसान विक्टिम बन जाता है, कमजोर दुर्बल बन जाता है, या फिर वो अपराधी बन जाता है। और दोनों ही चीजों में भारत का नुकसान है। विक्टिम बन जाते हैं तो भी भारत से अलग अपने आप को समझते हैं, अपराधी बन जाते हैं तो भी भारत को तोड़ने वाले काम करते हैं। तो ये डर की राजनीति जो भी लोग करते हैं वो बहुत बड़ी भारत विरोधी विधर्मी राजनीतिक पार्टियां हैं। मुझे हमेशा से ये लगता था, देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति हम सब लोग कोई अनजाने नहीं है। बादल जी एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आऊंगी। और ना ही बादल जी रुकिए, पॉलिटिक्स, ना ही सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, बल्कि इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ कितनी तेजी से कदम बढ़ा रही है ममता दीदी, ये सबको पता है। लेकिन अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नुसरत जहां को सिंदूर लगा के और भारतीय संस्कृति का एक आवरण ऊपर से पहना के जो वो पेश करती थी, क्योंकि हिंदू बहुत भावुक होता है, उन्हें लगता था कि शायद चंद हिंदू भावुक होकर उनको कुछ वोट इस कारण दे देंगे। लेकिन इस बयान से नुसरत जहां एक्सपोज हो गई, उन्हें धर्म का मतलब ही नहीं पता। धर्म का एकमात्र मतलब होता है कर्तव्य, वो कभी बांटता नहीं है, तोड़ता नहीं है। और भारत, इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर्स। भारत में सभी स्टेट्स के अपने अपने कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल इतिहास और उनकी लाइफस्टाइल को संजोते हुए कंपोजिट कल्चर भारत का माना जाता है। बंगाल की संस्कृति को पूरा सम्मान सिर्फ एक हिंदू कल्चर, एक भारतीय कल्चर में ही मिल सकता है। ये लोग जो बैकडोर खोल के जो बांग्लादेशी घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या बंगाल की संस्कृति बचा पाएंगे ये लोग? मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए बादल जी, क्या किया है आपने इतने समय सत्ता में रहकर? ममता दीदी ने क्या किया अल्पसंख्यकों के लिए कि कोई भी आए सत्ता में तो उनका उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? ऐसे एम्पावरमेंट किया है आपने अल्पसंख्यकों का। सुचरिता मैडम, ये ताकत दी है आपने उन्हें। सुचरिता मैडम, बोलिए। पहले तौसीफ का जवाब मैं देता हूँ। हाँ, बोलिए। तौसीफ जो कहना चाहते हैं संघ हिंदू परिवार हिंदू को डरा रहा है, हाँ। मैं आपको दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, हाँ। हर दिन पूरा देश में, पूरा विश्व में संघ परिवार का जो पत्रिका है, जो ये सब आप देख लीजिए एक बार, इन लोगों का हर दिन कुछ ना कुछ कहते, हिंदू खतरे में है, मुसलमान आ जाएगा, उनका पत्रिका है, उनका जो भी जितना पत्रिका है, पंचर जो भी है, सब देख लीजिए। फिर आपने यही बात बोली के बारे में लिख देवनाथ जी, वो जहरीला बताइए, नेता का नाम बताइए, आप ऐसे बातें करते हैं, ये जेनेरिक कमेंट्स में नहीं लूंगी ना सर। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैंने तो आपकी सांसद का बयान बताया आपको। संजू जी, बादल देव शर्म आनी चाहिए, बादल देव शर्म आनी चाहिए। अभी भी आप कर रहे हैं, इतनी देर के बाद भी आप, इतनी देर तक मैंने संजू जी पूछा, नाम बताइए, बयान बताइए। आप लोगों को ये मुझे एक बयान याद नहीं दिला पा रहे, एक बयान। एक मिनट रुक जाइए सर, बयान आप याद करिए पहले। संजू जी बोलिए। बंगाल में जिस दिन भाजपा आ जाएगा, हाँ। भाजपा जब आएगा तो पूरा दंगा पड़ जाएगा। सर यही बात आप भी बैठकर कर रहे हैं। एक सेकंड, बादल जी रुकिए। संजू जी, अब बादल जी भी यही बैठकर यही बात कर रहे हैं, ये डर दिखाना है कि नहीं है? पूरे देश में सरकार कौन किसकी है? दंगे हो रहे हैं क्या पूरे देश में? पूरे देश में दंगे हो रहे हैं क्या बादल जी? सरकार में कौन सी पार्टी है? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे, पूरे देश में दंगे हो रहे हैं क्या? मैडम तो हर दिन संजू जी बोलिए, एक मिनट संजू जी बोलिए। कहते हैं टीवी में,
अभी अभी क्या बोला इन मैडम ने? एक मिनट रुकिए सर, संजू जी बोलिए। उसमें 3000 गाँव है, वहाँ पढ़ने की दुर्गा पूजा नहीं होता है, वहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं है। कौन सा गाँव है? हाँ बोलिए संजू जी। झूठ क्यों कहते हैं? लाखों दुर्गा पूजा होता है यहाँ पर। ये क्या तरीका है डिबेट का? दुर्गा पूजा, अरे रोड पर जब दुर्गा पूजा होता है। सुचारिता जी बोलिए मैं बोलिए। एक चीज कहना चाहती हूँ, इंडिया इज मल्टीरेशियल, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस कंट्री। हाँ हमारी खासियत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इशरत जहान ने आज जो इतना बेतुक्का और बेबुनियाद इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इनको तो आईपीसी के सेक्शन 153A और 295 के तहत बुक होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक भड़काऊ भाषण था। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं कहा, तो नुसरत जहान आपके लिए मेरा एक संदेश है। पिछले 6 सालों में जो मुस्लिम हमारे भाई बहन नवयुवक हैं, 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई माइनॉरिटीज के लिए, जिससे 90% स्कॉलरशिप मुसलमानों के लिए थी और टोटल खर्चा था 22,385 करोड़, 22,385 करोड़। कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगले 3 सालों में और 3.5 करोड़ कमेटी का रिपोर्ट है, माइनॉरिटीज को दी जाएंगी। कमेटी का रिपोर्ट है कि कितना मुसलमान कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो है। ये एक नैरेटिव चलाया जाता है जी। कि बीजेपी एक मेजॉरिटेरियन पार्टी है। ये सरासर बेबुनियाद और सरासर गलत है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी है सुब्रमण्यम स्वामी, कि ममता बनर्जी बौखला रही है। बीजेपी सांसद रोज सुनते हैं कभी 30 बीजेपी लोग, सांसद कभी सुब्रमण्यम 50 स्वामी बोला, लोग। चलिए अब आधे घंटे बाद एक बयान लेकर आ रहे हैं तौसीफ जी। वोट जी 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 आपने गूगल कर लिया, बयान मिल गया आपको। छीनने का सुनिए 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 तौसीफ जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, मैं आपसे सिर्फ ये बता रही हूँ कि किसी भी तरह की कोई स्कॉलरशिप, किसी भी तरह का कोई अनुदान अगर सरकार देती है तो वो भीख नहीं होती है सर। ये सोच से आगे बढ़िए। अगर अनुदान ममता दीदी राज्य में देंगी तो उसे आप भीख कहेंगे? अरे आप उसे आप भीख कहेंगे? सेकंड क्लास वोटर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसे आप भीख कहेंगे? ममता दीदी अनुदान दे तो वो अनुदान, केंद्र सरकार दे तो वो भीख। सुब्रमण्यम स्वामी, मैंने आपसे सवाल पूछा तौसीफ जी, सुना आपने? बोला आपने सुना? ममता दीदी अगर अनुदान देंगी तो वो अनुदान होगा और अगर केंद्र सरकार देगी तो वो भीख होगी। सही कह रही हूं मैं? विकासवाद के बताइए जरा। बीजेपी सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सर मेरा सवाल सुनाई नहीं दे रहा आपको क्या? सवाल सुनाई नहीं दे रहा, फिर से दोहराऊं मैं? वोटिंग राइट्स ले लो। नहीं सुनाई दे रहा आपको क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास, अब आप बोल नहीं पाएंगे। सर मैंने आपसे सवाल पूछा, यासिर जिलानी साहब, इनको सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यूनिवर्सिटी से निकाल के फेंक दिया गया सुब्रमण्यम स्वामी। मुझे लग रहा है दिक्कत है इन्हें, सुब्रमण्यम शायद सुनाई नहीं दे रहा मेरा सवाल। इनकी मानसिकता जो है, देखिए इतनी संकुचित और कुंठित मानसिकता के ये शिकार लोग हैं कि ये अपने बारे में अगर इनको अच्छा बोलिए, मीठा मीठा, तो ये गप ले लेंगे और कड़वा कड़वा ये तू कर देते हैं। अभी आप देखिए, जब सेंट्रल की सरकार इनको अगर ग्रांट देती है और इनके वहां पे जो जनमानस है, जो सिर्फ ये एक माध्यम है और इनका कर्तव्य है कि उन तक विकास के नाम पे जो पैसे सेंट्रल भेज रही है वो पहुंचाए, तो उसको ये भीख कहते हैं। और अभी देखिए हमारी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा कि किस तरीके से सिर्फ अगर आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को देखेंगे इस सरकार की, तो उसमें जिस तरीके से काम हो रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो मुसलमान है, और मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए, उनके हक के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, उनको देखिए आसाम में भी शिक्षा अच्छी मिले, इसलिए वहां पे मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया। कितना ऐतिहासिक काम सरकार कर रही है, लेकिन वहां भी इन्हें तुष्टीकरण दिखाई देता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये मुसलमान ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, ज्यादा सवाल करने लगेंगे, तो इनकी जो दुकानें चल रही हैं वो दुकान में ताला लग जाएगा और बंद हो जाएगी। जो मुझे लगता है कि टीएमसी की दुकान अब उस बंद होने के कागार पे बंगाल में खड़ी है और बौखलाहट ज्यादा हो रही है। सरकार देखिए, सरकार सुचारिता एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी तुष्टीकरण के सारे काम कर रही है। तमाम अभी आपने देखा कि वजीर आजम जो है वो प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सोच से बाहर आइए। मैं आपसे कह रही हूँ,
ममता बनर्जी भी अगर राज्य में किसी बच्चे को स्कॉलरशिप देंगी तो उसे स्कॉलरशिप के नजरिए से देखिए। उसे अगर आप स्कॉलरशिप नहीं, उसे आप तुष्टीकरण के रूप में देखेंगे, भीख के रूप में देखेंगे तो क्या होगा? लेकिन केंद्र सरकार से दिया हुआ अनुदान आपको वैसा ही नजर आता है। मैंने आपसे पूछा कितने दंगे हुए हैं देश में, कितने दंगे हुए हैं देश में? आप कहते हैं ये पार्टी आएगी तो दंगे कराएगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आंकड़े दीजिए ना, इन्हें गलत साबित करिए। कहाँ दंगे हुए हैं बता दीजिए। सुचारिता, मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय को के साथ संवाद किया, उससे खिताब किया। आप इनसे पूछ लीजिए कि पिछले लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई भी इनके समर्थक प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं करी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को खिताब कर सके। अरे सुन लीजिए, अब एक मिनट शर्म करिए। सरकार माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो ऐतिहासिक काम कर रही है वो किसी सरकार में नहीं हुआ है। और ये तो मैं सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सोशल जस्टिस मंत्रालय है, सोशल जस्टिस मंत्रालय है, महिला बाल कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, कितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो सबके लिए अगर मैं ये कह रही हूँ, अब मेरे मेहमान सारे एक मिनट सुनिए। एक बयान तो ये है, लेकिन मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि एक तरह से डर मत लगा हुआ है। एक डर है कि सत्ता हाथ से जाने वाली है। उस डर के चलते ये बयानबाजी भी होगी, जहर घोलने वाले बयान भी होंगे और सियासी दोस्ती बढ़ाने वाले बयान भी होंगे। तौसीफ साहब मुझे बताइए, आप लोग टीएमसी कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार है? क्योंकि बीजेपी ना आ जाए तो कांग्रेस का भी दामन थाम लो, जिससे जो मिले उसका दामन थाम लो। सही कह रही हूं मैं? बादल जी हाथ हिला रहे हैं। नहीं जाएंगे बादल जी, नहीं जाएंगे। नहीं, अपोजिशन ऐसा कोई तो स्टेटमेंट आया नहीं है पार्टी की तरफ से। अगर आपके बोलिए मैं एक बयान सुना देती हूँ, वो बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। बयान सुनिए जरा, एक बार बयान सुनिए। তাই তৃণমূল দলের যদি সত্যি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার তাদের ইচ্ছা থাকে, সততা থাকে, তাহলে তারা দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হোক। আজকে রাজভবন অভিযান আছে, আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজভবন অভিযান করুক। তাই তৃণমূল দলের যদি সত্যি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার তাদের ইচ্ছা থাকে, সততা থাকে, তাহলে তারা দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হোক। আজকে রাজভবন অভিযান আছে, আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজভবন অভিযান করুক। तो बादल जी, कांग्रेस में विलय होने के अलावा कोई चारा नहीं है, कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। चारा नहीं है इसीलिए जहर घोलने वाले बयान है, चारा नहीं है इसीलिए सब पार्टियों में भागम भाग है। मैं अधीर रंजन चौधरी को अनुरोध कर रहा हूँ, आपका लोकसभा के विरोधी लीडर है, आप वहाँ छोड़ दीजिए, टीएमसी में ज्वाइन कर लीजिए। हम आपका लोकसभा चुनाव में जिताएंगे और फिर आप टीएमसी से आप चारा ही नहीं है कोई। ये स्थिति आ गई है बंगाल में कि कांग्रेस आपको कह रही है कि कोई चारा नहीं है। दुकान का आपके पास विलय के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, ये हालत हो गई है। अब कांग्रेस आपको बता रही है। बोल रहा हूँ, और टीएमसी में आ जाइए, आइए टीएमसी में। ममता बनर्जी कांग्रेस में नहीं जाएगा, और आ जाइए कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में, और छोड़ के ममता बनर्जी को। एक सेकंड मैं संजू जी, उसका मैं कह रहा हूँ, आ जाइए कांग्रेस। फैज जी जो कह रहे हैं वो सुनिए बादल जी, फैज जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। मैं संजू जी एक सेकंड। हाँ, संजू जी, ये अधीर रंजन चौधरी वही है जो पानी पी कर ममता बनर्जी को कोसते आए हैं अभी तक, लेकिन सत्ता में कोई और पार्टी ना आ जाए इसलिए हाथ मिलाने को भी तैयार हो गए। सुचारिता जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी चीज का बयान किया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक भारत में जो भी बड़े दंगे हुए हैं, चाहे वो 1989 के भागलपुर राइट्स हो, 1984 के एंटी सिख दंगे हो, चाहे
राम मंदिर को लेकर दंगा पाएंगे, राम मंदिर को लेकर 500 को दंगा हुआ है, 500 साल से राम मंदिर में बहुत हजारों का दंगा हुआ है, गुजर दंगा भाई। दूसरी बात ये, मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया है? हुनर हाट, नया सवेरा, नई उड़ान, नई मंजिल, ये स्कीम्स लॉन्च की है ताकि मुसलमान जो समुदाय के नवयुवक हैं, हाँ। उनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ज्यादा जॉब्स मिले, वो बाहर जाके अच्छी तरह से पढ़ाई की तैयारी कर सके, उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अब देखिए ये सब तो भीख है ना, माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए ये तो भीख दे रहे हैं आप, विकासवादी स्कीम्स लॉन्च किए हैं। संजू जी ये तो भीख है। मैं पूछना तौसीफ जी कह रहे हैं भीख दे रहे हैं आप, ये आप कुछ कर थोड़ी रहे हैं, तो भीख है। सरकार अगर कुछ करती है अनुदान तो वो भीख है। नया सवेरा इसका नाम सुना है, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, इसके बारे में जानकारी रखते हैं? बेगम बताइए तौसीफ जी, जानकारी रखते हैं? इसके बारे में जानकारी रखते हैं? यदि जानकारी नहीं रखते तो तौसीफ जी को आवाज नहीं आ रही लगता। बेबुनियादी बयान मत दीजिए, भड़काऊ बयान मत दीजिए। बात ये है, ममता बनर्जी ने अरे भाई भड़काऊ बयान देने का फैक्ट्री तो बीजेपी है, राजनीति के अलावा भड़काऊ बयान आज वो बौखलाहट में है, बीजेपी है। वो ये नहीं समझ पा रही कि मेरे एमएलए एक के बाद एक कबल से निकाल के रेप की तरफ जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी का बयान है। साक्षी महाराज हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, सारे बीजेपी के नेता हैं। आए दिन वो लोग नफरत वाली बात कहते रहते हैं, कहते हैं हिंदू समाज खतरे में है। संजू जी को आपकी जबान नहीं खुलती, उस पर आप नहीं कुछ बोलते। उसको ठीक कराइए। मैं सुनिए, मैं एक बार बादल जी, आपने तो अपनी बात कह दी है। हाजिक खान साहब मुझे बता दीजिए, अधीर रंजन चौधरी को आज ममता बनर्जी बहुत भाने लगी हैं, ममता दीदी और उनकी सरकार अच्छी लगने लगी है। इतने बयान हैं हाजिक खान साहब, गिना दूं मैं आपको, ममता बनर्जी के विरोध में दिए, लेकिन आज क्योंकि लग रहा है कि सत्ता तो तभी आएगी जब साथ जुड़ जाएंगे, ये बीजेपी वर्सेस ऑल कर लेंगे तभी होगा। देखिए मैडम, ये राजनीतिक में चलता है। कल तक प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी को 35 उनके भ्रष्टाचार के वो गिनाते थे, आज उनके साथ हैं। ये पार्टियों में चलता रहता है, लेकिन देश की जनता को संदेश देने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को चुनिए जो देश हित की बात करें, भारत माँ को तोड़ने की साजिश ना करे। भारत माँ की पार्टियां करती रहती हैं। अभी बादल साहब की पार्टी जो है बीजेपी के साथ ही छोड़ गई, शिवसेना बीजेपी के साथ छोड़ गई, इनके हार्दिक खान साहब के पास छोड़ गई। ये चलता रहता है पार्टियों में, लेकिन राष्ट्र को एक जोड़ तरफ जोड़ने की बात कीजिए, राष्ट्र को उन्नति और विकास की तरफ ले जाने की बात कीजिए। ये रिपीट कर रहे हैं बात को। जो लोग इस देश को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो देश की एकता की बात करते हैं। हाजिक खान साहब, आपकी पार्टी ने ममता बनर्जी पर पॉलिटिकल किलिंग्स के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? देश की एकता अगर एक सांसद नुसरत अगर तोड़ने की बात कह रही है तो आप भूल गए, आप क्योंकि आपको लग रहा है कि सत्ता में आना है तो ये तो चलेगा, कोई बात नहीं, ये भूल जाते हैं। अगर देश तोड़ने की बात नुसरत एक सांसद होगी तो खुद लॉ मेकर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लॉ बना, जहां लॉ बनता है वो उसकी सदस्य है। उसके बाद उसको ये लगता है कि बंगाल में और हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और भड़काने की कोशिश की जा रही है कि आप जो अक्सरियत के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, हरियाणा में जो आग लगी, हरियाणा में तमाम लोग मरे, गुजरात में जो लोग मरे, वो सब हिंदू ही मरे। आप नफरत फैला रहे, तो आप जैसे लोग क्यों चुप हो जाते हैं? एक मिनट, सुबुही, एक सेकंड, हाजिक खान साहब, पढ़े लिखे भी अखबार निकल सकते हैं। सुनिए, पढ़े लिखे युवा लोग जो राजनीति में आते हैं सुबुही, उनसे एक उम्मीद जागती है। नुसरत जहां जैसी सांसद बनती है टीएमसी के टिकट पर, तो लगता है कि वो एक तरह से नई राजनीति लेकर आएंगी, लेकिन ये तो वही घिसा पिटा पुराना राग है। जी सुचरिता, देखिए मैं हमेशा बोलती हूं कि भारत विरोधी मानसिकताओं में एक बहुत बड़ी भारत विरोधी मानसिकता है विधर्मी राजनीतिक दल।
जिनका मेन उद्देश्य सिर्फ जिंदगी का सत्ता में रहना है, सत्ता में रहने के लिए वो किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ गठबंधन कर लेती हैं। और इस तरह के नेता, नुसरत जहां जैसी लीडर्स या जो जिनको वो फॉलो करती हैं, ममता बनर्जी, इस तरह की लीडर्स, इनका देश से या युवाओं से या समाज को एक करने से या एकात्मता के एहसास से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संस्कृति की परिभाषा भी ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में किसी तरह का कोई क्लैश है ही नहीं। धर्म, पंथ और संस्कृति का अंतर ये लोग नहीं जानते हैं। ये सिर्फ धर्म का नाम लेकर लोगों को लड़ाना जानते हैं सुचरिता। लेकिन अब युवा जाग चुका है, अब भारत का युवा जाग चुका है और ऐसी धर्मी राजनीतिक पार्टियों का सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट कर दिया जाएगा। उनको एटर्नल विपक्ष बना दिया जाएगा, एटर्नल विपक्ष। भारत भूमि को ऐसे हाथों में देने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। अपनी सत्ता के लिए ये लोग देश बांट भी सकते हैं, देश में आग भी लगा सकते हैं, देश में आग लगा के अपनी रोटियां भी सेक सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है इन लोगों के लिए। बादल जी अच्छी बात है, बादल जी बहुत अच्छी बात है। बादल जी, ममता बनर्जी ने किया है। हाँ। ममता तो बादल जी, अगर आप इतने भरोसे में हैं कि ममता बनर्जी जैसा काम किसी ने नहीं किया है, अच्छी बात है, आप उनकी बात रख रहे हैं, उनके काम का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जब आपको इतना भरोसा है तो फिर डर क्यों है? आप कह रहे हैं युवा सांसद हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो फिर ये वाला डर, पढ़े लिखे युवा लोग धर्म के नाम पर डराने की सियासत करेंगे? ये तो वही पुरानी घिसी पिटी सियासत है ना सर, जो हम इतने समय से देखते आए। वो भी वही कर रही है, वो भी वही कर रही है, डराने का काम, तुष्टीकरण का काम। नया क्या किया उन्होंने? एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। जो लोग भाजपा करते हैं, संघ परिवार करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। अब जो दूसरा पार्टी जो है देश के लिए काम करते हैं, उसको ये लोग कहते हैं दुकान चला रहा है। गिलानी अभी बोल रहा है दुकान चल रहा है, मैडम बोल रहा है दुकान चल रहा है। अरे अब मैं तो बोल रहा हूँ वो संघ परिवार दुकान चला रहा है। मैं इन लोगों को हर दिन हिंदुत्व सनातन धर्म के बारे में चैलेंज करता हूँ। आइए देश के बारे में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। कर रहे हैं ना आप चर्चा, कर तो रहे हैं आप चर्चा। संजू जी के सवाल का जवाब दीजिए। संजू जी सवाल पूछ रही है आपसे, सुनिए, आप थोड़ा धीरज रखिए और सवाल सुनिए। अरे हिंदुत्व के बारे में लोग तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन ये लोग सबको बोलते हैं दुकान चल रहा है, सबको बोलते हैं दुकान चल रहा है, तो खुद दुकान चल रहा है। 70% दंगे सिर्फ बंगाल में हुए हैं। 2017 में 822 दंगे हुए थे भारत में। कहा जाता है 111 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 98 लोगों की मौत तो सिर्फ बंगाल में हुई है। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने खेली है आज तक, वो नहीं, एक मिनट, बादल जी सुनिए, संजू जी क्या कह रही है? संजू जी जो कह रही है, नहीं, बादल जी ऐसा नहीं होता है। वो कह रही है, मैंने आपसे पूछा था, मैंने तौसीफ से पूछा, भाई देश भर में कहाँ दंगे हुए, उन्होंने बताया नहीं। अब तो संजू जी आपका कच्चा चिट्ठा सामने रख रही है। बंगाल में दंगे के लिए जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है जिम्मेदार? कितना दंगा हुआ? कौन है जिम्मेदार? टीएमसी के नेता ये, आपकी सांसद ये बोल रही हैं कि ये पार्टी आएगी तो दंगे कराएगी, और जो हो रहा है बंगाल में दंगे, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गोली मारो किसको कहा था? उनका गुंडे ये उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, कालिया चौक में जो हुआ, मालदा में, नहीं 1 लाख मुसलमान कालिया चौक पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस की वैन, कार सब जला दिया, दंगेबाजी की, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए तोड़ हिंसा की। कालिया चौक, मालदा राइट्स 2016 याद है कि नहीं? आसनसोल में जब उस वक्त के गवर्नर बंगाल के आसनसोल जाना चाहते थे, इतने गंभीर दंगे हुए थे, ममता बनर्जी ने के त्रिपाठी को आसनसोल तक जाने नहीं दिया। वहां के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस अरिंदम चौधरी कि जब मैंने शुरुआत में पूछा कि जब से ये सरकार आई है, केंद्र सरकार, देश में कहां दंगे हुए बताइए, क्योंकि आप अगर दंगे से जोड़ रहे हैं एक पार्टी को, तो बताइए कहां दंगे हुए। क्यों चुप रहे तौसीफ जी? कलकत्ता के बारे में आपने, पश्चिम बंगाल के बारे में क्यों नहीं बताया है? जो बात संजू जी कह रही हैं, उस इतिहास को छुपाना चाहते हैं आप क्या? बताइए ना कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से दंगे हुए, कितनी हत्याएं हुई। जो दंगों के नाम पर भड़का रहे हैं, वो अपना इतिहास भी तो दिखाएं। सबसे बड़ी बात वही है, उसे छुपाएंगे और बाकियों को भड़काएंगे। यही राजनीति चल रही है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।